नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीके गार्जियन में। तो दोस्तों, अपनी हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक करने वाले हैं चालुक्य वंश। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, चालुक्य वंश में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो चालुक्य वंश को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं चालुक्य वंश में हम पढ़ेंगे पहले दक्षिण के चालुक्य, जिसमें आते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य, वेंगी या पूर्वी चालुक्य और कल्याणी या पश्चिमी चालुक्य। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सोलंकी या फिर जिनको बोलते हैं गुजरात या अनहिलवाड़ा के चालुक्य। तो दोस्तों, पूरे चालुक्य वंश को एक ही क्लास में समाप्त करेंगे, तो देखते रहिए अपनी क्लास को आगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे हम देख रहे हैं पहले नंबर पे है दक्षिण के चालुक्य, ठीक है, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे है गुजरात या जिनको अनहिलवाड़ के चालुक्य भी बोला जाता है। देखिए, जो दक्षिण के चालुक्य है ना, वो तीन भागों में पढ़ेंगे हम। जैसे पहले नंबर पे है वातापी या बादामी के चालुक्य, दूसरे नंबर पे है पूर्वी या वेंगी के चालुक्य, और तीसरे नंबर पे है कल्याणी या पश्चिमी चालुक्य। ठीक है दोस्तों, तो बारी बारी से इनको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, चालुक्य वंश, ठीक है दोस्तों, पहले दक्षिण के चालुक्य पढ़ने वाले हैं। देखिए, दक्षिण के चालुक्यों का जो समयकाल माना गया है वो करीब 535 से 1190 ईस्वी के मध्य में माना गया है। ठीक है, जैसा कि आप इधर में इमेज में देख पा रहे हैं, ये चालुक्य, ठीक है, ये बादामी के चालुक्य हैं। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे बादामी या वातापी के चालुक्य। देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वातापी और बादामी, ठीक है, ये एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, इन्होंने पश्चिम दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। इन्होंने अपनी राजधानी वातापी, जिसको कि बादामी भी कहा जाता है, इसको बनाई थी, जो कि कहाँ पे थी, कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। ये चालुक्यों की मूल शाखा थी, जो कि दक्षिण भारत में थी। ठीक है, ये हमको इंपॉर्टेंट लगाना है कि दक्षिण के जो चालुक्य थे उनकी जो मूल शाखा थी वो कौन सी थी। तो मूल शाखा थी कौन सी, वातापी, जिसको कि बादामी की चालुक्य भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इनको बादामी के चालुक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो राजधानी थी ना, ठीक है, वो वातापी में थी। ठीक है, अच्छा, इनके नाम क्या क्या है, इनको किस किस नाम से जाना जाता है, बादामी, वातापी या फिर मूल चालुक्य। ठीक है, ये तीनों इसी शाखा के नाम है। ठीक है, अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसका संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वातापी या जो बादामी के चालुक्य थे उसका जो संस्थापक था वो कौन था। तो हमको याद रखना है पुलकेशिन प्रथम उसका संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे चलते हैं, पुलकेशिन प्रथम के बारे में जानते हैं। 543 से 566 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। यह बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक था, यह हमने पढ़ा है। इसकी उपाधियां देख लेते हैं। उपाधियां हैं इसकी सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ और रणविक्रम। श्री पृथ्वी वल्लभ, रणविक्रम और सत्याश्रय। ठीक है, देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि श्री पृथ्वी वल्लभ और रणविक्रम, ठीक है, ये किस चालुक्य शासक की उपाधियां थी। तो ये पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार इसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था। ठीक है दोस्तों, अभी अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं, कीर्तिवर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल था 566 से 597 ईस्वी। ठीक है, देखिए ये पुलकेशिन जो प्रथम था इसका बेटा था ये। ठीक है, और एक स्तंभ लेख है महाकूट स्तंभ लेख, उस स्तंभ लेख में इसे बहुसुवर्ण अग्निष्ट यज्ञ करने वाला कहा गया है। देखिए, इस पे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको चालुक्य वंश में जो जो इंपॉर्टेंट हम पहले से ही बता के चलेंगे, आपको खाली उन्हीं राजाओं के बारे में अच्छे से याद करना है। एक तो पुलकेशिन प्रथम इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक जैसे मंगलेश है, इसने एक इंपॉर्टेंट काम ये किया था कि इसने गोवा द्वीप छीन लिया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कार्य किया था इसने, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मंगलेश 597 से 610 ईस्वी के समय में इसका शासनकाल था। नूनेर दानपत्र व महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार इसने कलचुरी के शासक बुद्धराज के ऊपर आक्रमण कर दिया और गोवा द्वीप जो था वो उससे छीन लिया था। ठीक है, ये दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो गोवा द्वीप था वो बुद्धराज से किस चालुक्य शासक ने छीना था। तो मंगलेश ने छीना था। ठीक है,
आप इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चालुक्य वंश का शासक है ना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। वो होता है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, जिसका समय काल था 610 से 642 ईस्वी, ठीक है। देखिए इससे पहले मंगलेश था गद्दी के ऊपर, तो इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर दी और गद्दी के ऊपर बैठ गया। मंगलेश इसका चाचा लगता था, ठीक है। यह चालुक्य वंश का सबसे पराक्रमी राजा था, यह हमने पढ़ा है। इसकी उपाधियां देख लेते हैं। सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज और परमेश्वर, ठीक है, ये इसकी उपाधियां थी। देखिए इसने पल्लवों के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसने जो पल्लवों के ऊपर आक्रमण किया ना, किस पल्लवों के शासक के ऊपर आक्रमण किया इसने? महेंद्र वर्मन प्रथम के ऊपर, और उसको हरा दिया था, ठीक है। तो यहीं से जो चालुक्य वंश था और जो पल्लव वंश था, इन दोनों के बीच में जो शत्रुता थी ना, मतलब दुश्मनी लड़ाई की भावना, ठीक है, यहीं से बढ़ गई थी, ठीक है। तो आपसे एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन से चालुक्य शासक ने पल्लवों और चालुक्यों के मध्य चलने वाले संघर्ष को शुरू किया था, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, ये चालुक्य वंश की तरफ से, ठीक है। इसने हमने देखा है कि महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया और इसने पल्लवों के उत्तरी भाग के ऊपर अधिकार कर लिया था, ठीक है। देखिए इसने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया और जो पल्लवों का जो राज था ना, उसके उत्तरी भाग के ऊपर अधिकार करके उसको, उस अधिकृत क्षेत्र को अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था, ठीक है। इसका एक भाई था विष्णुवर्धन, तो उसने उस अधिकार किए गए क्षेत्र को अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। अभी जो विष्णुवर्धन था ना, इसने यहां चालुक्यों की एक नई शाखा चलाई, जो कि क्या कहलाए? वेंगी के चालुक्य, या जिसको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, ठीक है। इस शाखा को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप खाली इतना याद रखिएगा कि जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसने पल्लवों के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था और उससे जो भाग जीता था ना, उस जीते हुए भाग को अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था। और विष्णुवर्धन ने यहां से एक चालुक्यों की नई शाखा चलाई थी, जिसको कि वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य कहा गया, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। अभी आगे चलते हैं। देखिए अभी जो पल्लव थे वो इस बात से नाराज हो गए थे, सीधी सी बात है। तो पल्लवों के जो शासक था ना, एक नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, ये बहुत ही पराक्रमी शासक था। तो इसने वातापी के ऊपर 642 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, उसने बदला लेने के लिए आक्रमण कर दिया और पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और मार डाला, ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। देखिए वातापी, ये जो कोंड शब्द है ना, ये साउथ में आप बार बार सुनेंगे। कोंड मतलब जीत लेने वाला, ठीक है, इस सेंस में कोंड को मतलब यूज किया जाता है। तो वातापी कोंड, वातापी मतलब उनकी राजधानी थी चालुक्यों की, तो इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, मतलब इसने वातापी को जीत लिया था, ठीक है दोस्तों। ये हमने ये पढ़ा है कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम था पल्लव शासक, उसने महेंद्र वर्मन, जो जिसको हराया था ना पुलकेशिन द्वितीय ने, उसका मतलब बदला लेने के लिए पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी और इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वातापी कोंड की उपाधि किसने ग्रहण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। देखिए आगे चलते हैं। ये जो जितना भी कार्य हुआ है ना, ये इसको पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की, ये कहाँ से जानकारी मिली हमको? इस बात की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है, ठीक है, ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? जो इसका दरबारी कवि था ना, रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है, इसने लिखा है। और यह ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। हमको इतना याद रखना है कि ऐहोल अभिलेख से ये पुलकेशिन द्वितीय को हराने की, उसको मारने की और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ये सारी जानकारियां ऐहोल अभिलेख से मिलती हैं और इसका संकलन किया था रवि कीर्ति ने, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए चीनी यात्री जो हेनसांग था, वो 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये हमने जब हर्षवर्धन का समय काल पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि
हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट के ऊपर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ने क्या क्या कार्य किए थे? पुलकेशिन द्वितीय ने कदंबों की राजधानी जीती और मैसूर के गंगों को हराया, और इसने पर्शियन राजा कुर्रो के दरबार में दूत भेजा था। ठीक है, देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम वैसे स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद करने की चीजें हैं। ठीक है, ये जो डबल स्टार लगा रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इतना अच्छे से क्लियर होने के बाद में आगे चलते हैं। देखिए अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं हम। अगला शासक आता है विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, 655 से 680 ईस्वी इसका समय काल था। पुलकेशिन द्वितीय के बाद में ये राजा बना था। इसने पल्लवों के कब्जे से अपनी राजधानी बादामी या जिसको वातापी भी कहा गया है उसको मुक्त कराया। ठीक है, देखिए जो नरसिंह वर्मन प्रथम था उसने वातापी के ऊपर कब्जा कर लिया था और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अभी चालुक्य शासक आता है विक्रमादित्य प्रथम। उसने क्या किया है कि पल्लवों के जो कब्जे में उनकी राजधानी थी ना बादामी, ठीक है, जिसको वातापी भी कहा जाता है, तो उसको मुक्त कराया था। इसने ये इंपॉर्टेंट काम किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सा पूछा जा सकता है कि चालुक्यों का कौन सा शासक था जिन्होंने पल्लवों के कब्जे से अपनी राजधानी बादामी को मुक्त कराया था? तो वो था विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अगला शासक आता है विजयादित्य। इसका समय काल था 696 से 733 ईस्वी। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? समस्त भुवनाश्रय। ठीक है, और इसने सरटकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया था। खाली आप ये याद रखिएगा, समस्त भुवनाश्रय की उपाधि किस चालुक्य शासक ने ग्रहण की थी? ठीक है, समस्त भुवनाश्रय विजयादित्य ने उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विक्रमादित्य सेकंड। ठीक है, 734 से 745 ईस्वी इसका समय काल था। देखिए इसने पल्लवों से पुलकेशिन द्वितीय की मौत का बदला लेने के लिए पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित कर दिया और कांची कोंड की उपाधि ग्रहण की। कांची के राज सिंहेश्वर मंदिर में इस विजय का लेख अंकित है। देखिए क्या हुआ था, देखिए जो नरसिंह वर्मन प्रथम था ना, उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था, मार दिया था। ठीक है, अभी चालुक्यों का शासक आता है विक्रमादित्य सेकंड। इसने पुलकेशिन द्वितीय की मौत का बदला लेने की सोची। ठीक है, और इसने पल्लव शासक नंदी वर्मन सेकंड को हरा दिया। ठीक है, ये लड़ाई चल रही है अभी एक दूसरे के ऊपर हमला करने की। ठीक है, तो अभी किसने बदला लिया है? चालुक्यों की तरफ से विक्रमादित्य सेकंड ने। ठीक है, और किस शासक को हराया है? नंदी वर्मन सेकंड को। ठीक है, और उसने उपाधि धारण की है कांची कोंड की, मतलब इसने कांची के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, कांची कोंड की उपाधि ग्रहण की। इन सभी की जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है? जो कांची का जो राज सिंहेश्वर मंदिर है, ठीक है, उसमें ये लेख के रूप में अंकित है ये सारी बातें। ठीक है, और विक्रमादित्य सेकंड ने दक्षिण गुजरात में अरबों के आक्रमण का विरोध किया था। देखिए गुजरात की तरफ से जो अरब आक्रमणकारी थे वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो उनको रोका था विक्रमादित्य सेकंड ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अगला शासक आता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। शासनकाल था इसका 745 से 757 ईस्वी। ये चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसने ये क्या होता है कि जो दंती दुर्ग था, ठीक है, इसी के जो राज दरबार में रहता था, ठीक है, इसका सामंत समझ लीजिए। ठीक है, तो उसने इसे हरा के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और इस प्रकार से जो वातापी या जिसको बादामी कहते हैं, बादामी के चालुक्यों का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि जो चालुक्य वंश का जो मतलब बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन सेकंड। ठीक है, और कीर्तिवर्मन सेकंड को मतलब उसकी हत्या कर दी किसने? दंती दुर्ग ने, और फिर वहां पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। देखिए इतना करने के बाद में हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्य, जिसको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। देखिए हमने पढ़ा था कि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने इसको कुछ जीता हुआ भाग दिया था। ठीक है, किसको? अपने भाई विष्णुवर्धन को। तो इसने एक नई शाखा चलाई थी और वो शाखा क्या कहलाई थी? वेंगी के या पूर्वी चालुक्य। ठीक है,
देखिए इसलिए अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाए। ठीक है। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी, इसने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है। आप खाली ये याद रखिएगा कि चालुक्य, ये पूर्वी या वेंगी के चालुक्य का संस्थापक था विष्णुवर्धन। ठीक है। और इनकी राजधानी थी वेंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इस वंश में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। इसका कुछ जो मेन जो राजा हुए हैं उनके खाली नाम देख लेते हैं हम, जैसे कि जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन सेकंड, जयसिंह सेकंड, विष्णुवर्धन थर्ड, मंग युवराज, विष्णुवर्धन चतुर्थ, राजराज सेकंड और राजेंद्र द्वितीय। ठीक है। आगे चलकर ये जो चालुक्य वंश है ना, ये वेंगी का जो चालुक्य वंश है और जो चोल वंश है, ठीक है, इन दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक है। ये जो वेंगी के चालुक्य हैं, और क्योंकि इसी के क्षेत्र में, इसी के आसपास का जो राज्य था वो चोल शासनकाल था, मतलब चोल राजा का शासनकाल था। ठीक है। तो चोल वंश में और चालुक्य वंश में, इन दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो चोल वंश था वो अधिक प्रभावी था इस क्षेत्र में। ठीक है। उसके अधिक प्रभाव के कारण जो चालुक्य वंश था उसका पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है। देखिए, और राजराज सेकंड का जो पुत्र था ना, राजेंद्र द्वितीय, ठीक है, ये राजेंद्र द्वितीय ही इसने अपना नाम चेंज कर लिया था और ये चोल राजा बन गया था। ठीक है। कुलोत्तुंग प्रथम करके। ठीक है। और ये चोल साम्राज्य में विलय हो गया था। देखिए हमने ये देखा है कि जो वेंगी के चालुक्य थे उन्होंने मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे चोलों से। ठीक है। और चोल जो साम्राज्य था वो काफी प्रभावशाली था, तो उसने अपने प्रभाव से जो चालुक्य वंश था, ठीक है, उसको मतलब दबाना चालू कर दिया था। ठीक है। और वो फिर इस प्रकार से वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लग गया। और ये एक टाइम ऐसा आया कि जो राजेंद्र द्वितीय था, एक शासक था राजेंद्र द्वितीय, वो सीधा चोल शासक बन गया। ठीक है। उसने चालुक्य वंश को त्याग के चोल वंश को ग्रहण कर लिया और उसने नाम अपना रख लिया कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है। इस प्रकार से चोल साम्राज्य में विलय हो गया। इस वंश का जो सबसे महान प्रतापी शासक था वो था विजयादित्य थर्ड। खुद को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक बताता था वो। ठीक है। और इस प्रकार 10वीं शताब्दी के अंत में वेंगी के चालुक्य वंश का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मतलब जो वेंगी के चालुक्य थे वो किस में समाहित हो गया था, एक तरह से चोल साम्राज्य में समाहित हो गया था। ठीक है। ये इतनी कहानी आपने पढ़ी है वेंगी के चालुक्यों की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अभी हम पढ़ते हैं कल्याणी या पश्चिम के चालुक्य। ठीक है। ये जो कल्याणी है या फिर इनको पश्चिम के चालुक्य भी बोलते हैं। देखिए इनका संस्थापक या जन्मदाता कौन था? ये था तैलप द्वितीय। ठीक है। अभी देखते हैं हम। देखिए हमने देखा था कि जो बादामी के चालुक्य वंश का मतलब अंत करके राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी किसने? दंती दुर्ग ने। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो तैलप द्वितीय था उसने जो राष्ट्रकूट शासक था कर्क द्वितीय, ठीक है, एक राष्ट्रकूट शासक था कर्क द्वितीय, तो उसकी हत्या करके, ठीक है, इस प्रकार से राष्ट्रकूटों के वंश का अंत कर दिया और पुनः पश्चिमी चालुक्यों के रूप में नए साम्राज्य की नींव रख दी। देखिए बादामी के चालुक्यों को खत्म किया था राष्ट्रकूटों ने और फिर राष्ट्रकूटों को खत्म कर दिया कल्याणी या पश्चिम के चालुक्यों ने। ठीक है। अभी राष्ट्रकूटों को खत्म करके उनके वंश का अंत करके पुनः एक बार चालुक्य वंश अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है और वो फिर नाम रखा जाता है उसका कल्याणी या पश्चिम के चालुक्य। और ये सब कार्य किया किसने? तैलप द्वितीय ने। ठीक है। तैलप द्वितीय ने इसने ये कल्याणी या पश्चिम के चालुक्यों की वंश की नींव रखी थी पुनः से। ठीक है। इसने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था। देखिए एक कवि था मेरुतुंग। ठीक है। मेरुतुंग नामक कवि तैलप द्वितीय के दरबार में रहता था और उसका एक ग्रंथ था चिंतामणि ग्रंथ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। चिंतामणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? मेरुतुंग नामक कवि के द्वारा। और ये किसके दरबार में रहता था? तैलप द्वितीय के दरबार में। ठीक है। तो चिंतामणि ग्रंथ से एक ज्ञात होता है कि जो तैलप द्वितीय था उसने एक शासक था मुंज परमार। ठीक है। जो मुंज के परमार राज्य के ऊपर इसने 6 बार आक्रमण किया और हर बार उसने शिकस्त खाई। ठीक है। ये खाली आप ये याद ना रखें तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि जो चिंतामणि ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? मेरुतुंग का ग्रंथ है
और वो मेरुतुंग तैलप द्वितीय के दरबार में कवि था। ठीक है दोस्तों। इनकी राजधानी की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई, जो कि राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, उसी को इन्होंने भी अपनी राजधानी बनाया, मान्यखेत। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये करने के बाद में आगे चलते हैं। देखिए अगला शासक आता है सत्याश्रय। ठीक है, शासनकाल था इसका 991 से 1008 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तैलप द्वितीय के बाद में शासक बनता है। इसका एक अन्य नाम भी है, सत्तीम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कहीं कहीं एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सत्तीम किस चालुक्य शासक का नाम था, तो सत्याश्रय को सत्तीम भी कहा गया है। और इसने उपाधियां धारण की थी आहवम्मल और अलंकचरित। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो अलंकचरित की उपाधि है वो किस चालुक्य शासक ने ग्रहण की थी, तो सत्याश्रय ने ग्रहण की थी। ठीक है, और इसने जो एक चोल शासक था राजराज चोल, ठीक है, उसको, जिसका शासनकाल था 985 से 1014 ईस्वी, राजराज चोल को इसने पराजित किया था। किसने? सत्याश्रय ने। आगे देखते हैं। देखिए अगला शासक आता है सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, जिसका शासनकाल था 1043 से 1068 ईस्वी। देखिए 1043 में शासक बना था और इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से ले जाके कल्याणी में स्थानांतरित की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे कि ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है कि वो कौन सा चालुक्य शासक था जिसने अपनी राजधानी मान्यखेत से ले जाके कल्याणी में स्थानांतरित की थी, तो वो कौन था? सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए चोल नरेश राजराज द्वितीय ने सोमेश्वर को हरा के विजेंद्र की उपाधि धारण की थी। ये जो सोमेश्वर प्रथम था, इसको किसने हराया था? चोल शासक राजराज सेकंड ने। ठीक है, जो राजराज द्वितीय था इसने सोमेश्वर को हराया था और विजेंद्र की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। सोमेश्वर प्रथम ने परमाणु की राजधानी धारा के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, और वहां के जो शासक भोज शासक को हराया था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो परमार के शासक भोज को किस चालुक्य शासक ने हराया था। ठीक है, तो सोमेश्वर प्रथम ने हराया था। इस लाइन को काफी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो आपके लिए स्टार लगा के हम बताते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और उसको आप पक्का याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हाईलाइट करके थोड़ा दिखाते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए जो सोमेश्वर प्रथम था इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। सोमेश्वर प्रथम ने दो युद्ध लड़े थे, एक कोप्पम का युद्ध जो 1052 ईस्वी में लड़ा गया, और एक युद्ध था कुडल संगमम का जो 1062 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और ये युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे? चोल जो शासक थे ना, उनसे लड़े थे। ठीक है, और इन युद्धों में ये बुरी तरह हार गया था। ठीक है, और निरंतर हारने से ये दुखी हो गया था और उसने तुंगभद्रा नदी में डूब के आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बनती है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जामिनर सीधा पूछता है कि वो कौन सा चालुक्य शासक था जो कुडल संगमम या फिर कोप्पम के युद्धों में चोलों से बुरी तरह हार गया था। ठीक है, और जिसने तुंगभद्रा नदी में डूब के आत्महत्या कर ली थी। ठीक, देखिए आत्महत्या करने वाला ये शासक था सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, देखिए अभी सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु हो गई है, उसने अपना सुसाइड कर लिया, किसमें? नदी में डूब के। अभी आगे ये होता है कि अब राजा कौन बनेगा। ठीक है, अब चालुक्य वंश का राजा कौन बनेगा, तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो चालुक्य वंश था वो कुछ समय के लिए विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब जो पश्चिमी के जो चालुक्य थे ना, ठीक है, इनके जो उत्तरी भाग के ऊपर सोमेश्वर द्वितीय का शासन हो जाता है। ठीक है, और जो दक्षिणी भाग था उसके ऊपर विक्रमादित्य षष्ठ, मतलब 6 नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है, इसका शासन हो जाता है। और लास्ट में यह होता है कि जो विक्रमादित्य षष्ठ वाली शाखा थी उसी ने ही चालुक्य के वंश को आगे बढ़ाया था। ठीक है, ये विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी में चला जाता है। ठीक है, ये आपको खाली ये याद रखना है कि जो सोमेश्वर प्रथम था उसकी मृत्यु हो गई, अभी 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन? चालुक्य वंश। ठीक है, तो उत्तर का जो भाग था ना, जो पश्चिम के चालुक्यों का जो उत्तरी भाग था उसके ऊपर मतलब शासन करता है सोमेश्वर सेकंड। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग था उसके ऊपर शासन करता है विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है,
और विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा जो मतलब वंश चलता है ना, ठीक है, जो उसकी शाखा थी विक्रमादित्य षष्ठ वाली, उसी शाखा ने चालुक्यों के वंश की शाखा को आगे बढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, अब विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में पढ़ लेते हम। 1076 से 1126 इसका शासनकाल था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1076 ईस्वी में ही अपने राज्यारोहण के समय में इसने, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो चालुक्य विक्रम संवत है वो किस शासक के द्वारा चलाया गया, तो विक्रमादित्य षष्ठ ने चलाया। और कब चलाया? 1076 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसने श्रीलंका के शासक विजय बाहु से संबंध रखे थे और उसकी सभा में अपना दूत मंडल भेजा था। इसने विक्रमपुर नगर बसाया और उसकी राजसभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है, इसको आप पक्का याद रखिएगा। ठीक है, एक तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एक ये। ठीक है, देखिए जो विक्रमादित्य षष्ठ था ना, इसकी राज्यसभा में दो विद्वान थे। कौन कौन थे? एक तो था विल्हण, ठीक है, जिसने रचना की थी विक्रमांक देवचरित की। ठीक है, और एक था मिताक्षरा की रचना करने वाला विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो ये सीधा सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विज्ञानेश्वर था, ठीक है, वो किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था। ठीक है, तो ये था विक्रमादित्य षष्ठ का। इन दोनों को पक्का अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद में आगे चलते हैं। देखिए आगे शासक आता है सोमेश्वर थर्ड, जिसका शासनकाल था 1126 से 1138 ईस्वी। इसने उपाधि कौन सी ग्रहण की थी? भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल। ठीक है, दोनों में मल्ल मल्ल आ रहा है, इससे रिलेट कर सकते हैं आप। भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल किसने उपाधि ग्रहण की थी? सोमेश्वर थर्ड ने। और इसने एक ग्रंथ की रचना की थी, मानसोल्लास। ठीक है, मानसोल्लास ग्रंथ की रचना की थी किसने? सोमेश्वर थर्ड ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देखिए अंतिम चालुक्य शासक की अगर बात करें ना, जो पश्चिमी के, जो मतलब कल्याणी के चालुक्यों का जो अंतिम चालुक्य शासक था वो था सोमेश्वर चतुर्थ, और जिसका समय काल करीब करीब 1184 से 1200 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो कल्याणी या पश्चिमी जो चालुक्यों की शाखा थी ना, वो समाप्त होती है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। 2 नंबर पे हमारा आता है गुजरात या अनहिलवाड़ा के चालुक्य। देखिए हमने अभी तक पढ़ा था जो दक्षिण भाग के चालुक्य थे, वो 3 भागों में पढ़े थे हमने। ठीक है, कौन कौन से? एक तो बादामी या वातापी के चालुक्य, फिर एक आया था वेंगी के या पूर्वी चालुक्य, और फिर एक आया कल्याणी के या पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, तो दक्षिण की भाग मतलब भारत के दक्षिण की तरफ में थे ये। ठीक है, ये तीनों। अभी हम दूसरा पढ़ने वाले हैं गुजरात या अनहिलवाड़ा के चालुक्य। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम, जिसका समय काल था 942 से 996 ईस्वी। ठीक है, इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। ठीक है, देखिए मूलराज जो प्रथम था ना, पहले प्रतिहारों के नियंत्रण में शासन कर रहा था सामंत के रूप में। ठीक है, जब प्रतिहारों का शासक महिपाल प्रथम शासक था तो उसके समय में प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया, और इस मौके का फायदा उठा के चालुक्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, और जो मूलराज था, ठीक है, मूलराज प्रथम, इसने 942 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। कहाँ पे? गुजरात के अनिलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया है। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए जो गुजरात में एक जगह है पर्टिकुलर अनिलवाड़, ठीक है, वो अनिलवाड़ा के चालुक्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या था कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था ना, ठीक है, पहले उसके अधीन में थे ये गुजरात अनिलवाड़। ठीक है, तो उस प्रतिहारों के वंश में एक शासक आया था महिपाल प्रथम। ठीक है, महिपाल प्रथम के समय में जो गुर्जर प्रतिहार वंश था ना, वो कमजोर पड़ने लग गया था, मतलब प्रतिहारों का पतन होने लग गया था। तो इस मौके का फायदा उठा के एक सामंत था जिसका नाम था मूलराज प्रथम। ठीक है, उस मूलराज प्रथम ने क्या किया कि खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, और उसने एक नए राज्य की मतलब स्थापना कर दी। कहाँ पे? अनिलवाड़ा में।
ठीक है, खुद को स्वतंत्र घोषित करके 942 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय ने इसे हरा दिया था और टैक्स देने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, ये एक लाइन हमको थोड़ा याद रखना है कि चौहान शासक था एक विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, इसने आक्रमण किया था किसके ऊपर? इस मूलराज प्रथम के ऊपर, और इसको हरा भी दिया था और इसको टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, इतना करने के बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी पढ़ते हैं भीम प्रथम। भीम प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। 1022 से 1064 ईस्वी इसका शासनकाल था। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसको आप याद रखिएगा कि जो गुजरात के अनिलवाड़ चालुक्य थे उनका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? भीम प्रथम था। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इसके समय में सोमनाथ मंदिर के ऊपर, जो कि पत्तन जिले में था, आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, कब किया था? 1025 ईस्वी में। ठीक है, इसे महमूद गजनवी ने हरा दिया था। ठीक है, और इसने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। देखिए, क्या हुआ था कि जो महमूद गजनवी ने जो 1712 आक्रमण किया था, ठीक है, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप खाली इतना याद रखिएगा, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय में वहां का शासक कौन था? ये था भीम प्रथम। ठीक है, हालांकि महमूद गजनवी ने भीम प्रथम को हरा दिया था। ठीक है, हरा दिया था, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया था, वहां की धन संपदा को लूट के ले गया था। ठीक है, तो भीम प्रथम ने क्या काम किया था? इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने 1055 ईस्वी में धारा के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, भोज शासक भोज परमार को हराया था। ठीक है, देखिए, परमारों की राजधानी थी, कौन थी? धारा। ठीक है, तो भीम प्रथम ने क्या किया था? परमारों, जो भोज परमार जो शासक था ना, भोज, ठीक है, तो उसके ऊपर, उसकी राजधानी धारा के ऊपर आक्रमण करके उसको हराया था। ठीक है, इतने याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप खाली इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक इसको। आगे चलते हैं। देखिए, अगला शासक आता है कर्ण। इसका शासनकाल था 1064 से 1094 ईस्वी। ठीक, देखिए, भीम प्रथम के बाद में उसका पुत्र कर्ण शासक बनता है। ठीक है, और इसने कुछ नहीं किया, खाली एक उपाधि ग्रहण की, त्रैलोक्य मल्ल। ठीक है, त्रैलोक्य मल्ल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इतना करने के बाद में आगे चलते हैं। देखिए, अगला शासक आता है जय सिंह सिद्धराज। ये 1094 से 1153 ईस्वी का शासनकाल था। ठीक है, इसके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पक्का याद रखिएगा। देखिए, जो जैन आचार्य हेमचंद्र थे ना, इसने काफी मतलब इंपॉर्टेंट काव्य महाकाव्य लिखे हैं। ठीक है, जैसे अष्टादशहस्त्री, ठीक है, और त्रिशस्ति शाल का पुरुष चरित। ठीक है, देखिए, ये जो नाम है ना, त्रिशस्ति शाल का पुरुष चरित्र, ठीक है, इसका एक छोटा पार्ट है, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? परिशिष्ट पर्व। ये आपको याद आया होगा। ठीक है, ये जैन धर्म का काफी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये समझ लीजिए, जैसे हमारे गीता मानते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से जैनों में इस परिशिष्ट पर्व का काफी मतलब इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और इसके द्वारा पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, देखिए, कुल मिला के ये है कि जो जयसिंह सिद्धराज था उसके दरबार में एक जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे, और हेमचंद्र ने रचना की थी किस किस की? अष्टादशहस्त्री, ठीक है, और त्रिशस्ति साल का पुरुष चरित्र। ठीक है, ये जो त्रिशस्ति साल का पुरुष चरित्र है, इसी का एक पार्ट है परिशिष्ट पर्व। ठीक है, उस परिशिष्ट पर्व में ये लिखा हुआ है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, आपको खाली ये याद रखना है कि इन दोनों का नाम पक्का याद रखना है। ठीक है, और इसी का पार्ट है एक परिशिष्ट पर्व। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद में आगे चलते हैं। देखिए, जो जयसिंह सिद्धराज था ना, इसकी माता थी मैनल देवी। ठीक है, उसने इसका संरक्षण किया था। किसका? जयसिंह सिद्धराज का। इसने मालवा के परमार शासक के ऊपर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी, जिसके उपलक्ष्य में इसे अवंती नाथ की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जो अवंती नाथ की उपाधि है वो किस
शासक ने धारण की थी? किस चालुक्य शासक ने? जयसिंह सिद्धराज ने। ठीक है, एक आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो आप पक्का याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जयसिंह के बारे में आगे पढ़ते हैं। जो जयसिंह था ना, उसने 1113-14 ईस्वी में सिंह संवत चलाया था। ठीक है, सिंह संवत किसने चलाया था? जयसिंह ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे चलते हैं। जयसिंह शैव धर्म को मानता था और उसने सिंहपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमनाथ के मंदिर की यात्रा पर लगने वाले टैक्स को भी इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, और इसने चौहान शासक अर्णोराज, जो कि अजमेर का शासक था, ठीक है, अर्णोराज को हराया। लेकिन जब पुनः युद्ध हुआ था, ठीक है, 1134 में, ठीक है, उसमें ये हार गया। ठीक है, और उससे अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह करा दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बनती है, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए क्या होता है कि जो चालुक्य वंश का शासक है ना, ये जयसिंह, ठीक है, इसने पहले हरा दिया था किसको? अर्णोराज को, जो कि चौहान शासक था, अजमेर का शासक था वो। ठीक है, लेकिन फिर से युद्ध होता है तो जो अर्णोराज है ना, वो इसको वापस हरा देता है। ठीक है, 1134 में। अभी क्या होता है कि ये एक संधि करता है, ठीक है, किससे? अर्णोराज से। तो अर्णोराज से ये संधि करता है कि जयसिंह अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह उससे करा देता है। ठीक है, आगे क्या होता है? देखिए कांचन देवी थी चालुक्य वंश की और जो अर्णोराज था चौहान वंश का, दोनों में वैसी दुश्मनी थी। हालांकि इनकी शादी करा दी गई थी, लेकिन एक बार क्या होता है 1147 ईस्वी के आसपास में, जो चौपड़ का खेल होता है ना, ठीक है, अब पुराने टाइम में राजा महाराजा खेलते थे, तो चौपड़ का खेल खेलते समय में जो अर्णोराज होता है और जो कांचन देवी होती है, पति पत्नी होते हैं ये, इनमें झगड़ा हो जाता है। ठीक है, इनमें ये एक दूसरे के वंश के बारे में बुरा भरा कहते हैं। ठीक है, ये अर्णोराज कहता है कि तुम्हारा वंश ये है वगैरह वगैरह, कांचन देवी इसको वापस मतलब बुरा भला कहती है। तो कांचन देवी नाराज हो जाती है और जो कांचन देवी ना अजमेर छोड़ के अपने भाई कुमारपाल, ठीक है, और ये कुमारपाल उस समय में कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था, इसके पास में चली जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जयसिंह युद्ध हार जाता है किससे? अर्णोराज से। अपनी बेटी का विवाह करा देता है, अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से करा देता है। लेकिन 1047 ईस्वी में जो चौपड़ का खेल खेलते समय में अर्णोराज और कांचन देवी के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कांचन देवी उसे छोड़ के अपने भाई कुमारपाल के पास में चली जाती है, जो गुजरात का शासक होता है। ठीक है, तो गुस्से में देखिए अब अपनी बहन की मतलब बेइज्जती की थी किसने? उसके पति ने। ठीक है, तो लेकिन जो कुमारपाल था उसने अपने भाई का फर्ज निभाया। ठीक है, बोली कि मैं अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लूंगा। ठीक है, तो इसने अर्णोराज के ऊपर हमला कर देता है। ठीक है, 1048 ईस्वी में, और अर्णोराज को बुरी तरह से हरा देता है। ठीक है, अभी अर्णोराज फंस जाता है, बोले यार ये तो मार देगा। ठीक है, अब क्या किया जाए? तो क्या करता है अर्णोराज कि अर्णोराज कुमारपाल से अपनी बहन जलहाना का विवाह करा देता है। ठीक है, मतलब पहले वो उसका जीजा होता है, फिर वापस बाद में वो उसका जीजा बन जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। आप इस स्टोरी को मतलब ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ऐसी थोड़ी नॉलेज के लिए बता दिया हमने। ठीक है, आगे एक शासक आता है कुमारपाल। ठीक है, 1053 से 1172 ईस्वी। ठीक है, देखिए कुमारपाल ने जो आचार्य हेमचंद्र होते हैं ना, जो जैन के आचार्य होते हैं, जैन धर्म के, हेमचंद्र के प्रभाव में आकर शैव धर्म छोड़कर जैन धर्म ग्रहण कर लेता है कुमारपाल। ठीक है, और इसने जो सोमनाथ के मंदिर का भी अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था। देखिए इसका कवि होता है जयसिंह सूरी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जिसने जयसिंह सूरी ने कुमारपाल चरित लिखी है। खाली इस पॉइंट को याद रखिएगा, बाकी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि कुमारपाल के शासन काल में उसके दरबार में एक कवि था जयसिंह सूरी, जिसने लिखी थी कुमारपाल चरित। ठीक है, खाली इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और हेमचंद्र के प्रभाव में आकर इस कुमारपाल ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अजयपाल आता है, इसके बाद में एक शासक आता है अजयपाल, 1172 से
1176 ईस्वी के मध्य। देखिए अजयपाल एक कट्टर शैव धर्म का उपासक था। इसने जैन धर्म को काफी नुकसान पहुंचाया। देखिए इसका जो पिता था वो भी शैव धर्म को मानता था, लेकिन जो आचार्य हेमचंद्र थे ना, उनके प्रभाव में आकर वो शैव धर्म को छोड़ के जैन धर्म ग्रहण कर लेता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जैन धर्म जब ग्रहण कर लेता है तो काफी जैन के मंदिर वगैरह बनाता है। इसके पिता कौन था? कुमारपाल। ठीक है, लेकिन अजयपाल था वो कट्टर शैव धर्म का उपासक था। इसने क्या किया कि जैन धर्म को काफी नुकसान पहुंचाया। कैसे? कि इसने जैन मंदिरों को तुड़वा दिया था। ठीक है, और जैन मुनियों की हत्या करवा दी। ठीक है, इसीलिए इतिहास में इसे जैन संतरासक कहा गया है। ठीक है, जैन संतरासक, संतरासक का मतलब होता है हत्या करने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, तो जैन संतरासक किसे कहा गया? ये एग्जाम में पूछा गया है। किसको? अजयपाल को, चालुक्य शासक अजयपाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगले शासक आता है मूलराज द्वितीय, 1176 से 1178 ईस्वी में। ठीक है, आबू के निकट में 1178 ईस्वी में आबू या फिर अनिलवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा देता है। ये इसके शासनकाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ज़्यादा लंबा चौड़ा शासनकाल नहीं, इसका खाली 2-3 साल का शासनकाल है, और इसी शासनकाल के मध्य में इसके ऊपर आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये वही मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज तृतीय से 1191-92 में युद्ध करता है। ठीक है, तो मूलराज द्वितीय ने 1178 के युद्ध में, अनिलवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखिए अगला शासक आता है भीम द्वितीय, 1178 से 1238 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल था। ये चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक था। ठीक है, इसके शासनकाल में 1197 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था और अनिलवाड़ को लूटा था। ठीक है, देखिए अभी जो चालुक्य शासन हमने पढ़ा है ना, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, प्रशासन के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए चोल और पल्लवों के विपरीत चालुक्य अधिक केंद्रीकृत थे और उनके पास में व्यवस्थित नौसेना थी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसके पास में एक व्यवस्थित नौसेना थी। देखिए वैसे चोलों के पास में भी अपनी व्यवस्थित नौसेना थी। ठीक है, तो लेकिन इसके प्रशासन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास भी एक व्यवस्थित नौसेना थी। अर्थव्यवस्था की बात करें कि तो भूमि ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। ठीक है, भूमि थी चट्टानी और बंजर थी। ठीक है, भूमि से सीमित आय होती थी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य का पतन होने लगा था और जो पश्चिमी तट पर अरब व्यापारियों को संरक्षण दिया गया। देखिए जो गुजरात का जो तट था उधर में अरब व्यापारी आते थे। ठीक है, तो उनको संरक्षण दिया गया था वहां पे। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्म के बारे में पढ़ें तो जो ब्राह्मण था वो मुख्य धर्म था। ठीक है, जैन धर्म का कुछ प्रसार हुआ था, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा अभी, जैसे कि जो कवि थे, मतलब जो आचार्य थे हेमचंद्र, ठीक है, इस जैसे कुछ विद्वान थे जिन्होंने थोड़ा जैन धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म का हमने मतलब इस शासनकाल में कुछ सुना नहीं है, तो बौद्ध धर्म का पतन होने लगा था। लोगों के जीवन में अधिक कर्मकांड शामिल हो गए थे। ठीक है, तो हम मुख्यतः ये मान के चलें कि जो ब्राह्मण धर्म था, मतलब जो हमारा सनातन धर्म था, ठीक है, यही एक मुख्य धर्म था। ठीक है, स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं तो प्राकृत भाषा और अजंता कला का विकास और संरक्षण किया गया था। ठीक है, भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। ठीक है, और अजंता जो कला शैली थी उसका विकास और संरक्षण किया गया था। बेसर नामक मंदिर शैली की शुरुआत हुई थी। बेसर शैली कौन कौन सी होती है? जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्स रूप होती है। ठीक है, इसी को बेसर शैली बोलते हैं, यहीं से बेसर शैली की शुरुआत होती है। ठीक, आप इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए। देखिए कुछ मंदिर बनाए गए थे यहाँ पे, तो कौन कौन सी शैली में बनाए गए हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए पापनाथ मंदिर, ठीक है, इन नागर शैली में बनाया गया। संगमेश्वर मंदिर, पापनाथ मंदिर हो गया, और एक विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किया गया था इस शासनकाल में, चालुक्य शासनकाल में। ठीक है, तो आप इन दोनों को पक्का याद रखिएगा। ठीक है, खाली मंदिरों के नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो पापनाथ मंदिर, ठीक है, और एक विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, इन दोनों को पक्का याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसा याद करने लायक नहीं है। ठीक है, खाली आप इस एक तो ये याद रखिएगा, धर्म था अपना जो मुख्य हिंदू धर्म था वो था। ठीक है, और जो मंदिर थे
वो थे एक मुख्य मंदिर थे पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, द्रविड़ शैली याद रखिएगा इसकी, विरूपाक्ष मंदिर की, और पापनाथ मंदिर की नागर शैली थी। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद में आगे चलते हैं। देखिए इतना हमने जो चालुक्य वंश था ना, वो दक्षिण के चालुक्य भी अच्छे से डिटेल में अच्छे से कवर करके पढ़ लिया हमने, और जो अपने गुजरात या अनिलवाड़ा के चालुक्य हैं उनके बारे में बच्चे पढ़ लिया है। देखिए अभी हमने शुरू में बताया था कि आपको अब हम लगाएंगे इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, हमने जितना भी पढ़ा है ना उससे संबंधित आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हुए हैं, ठीक है, उन सभी का हम अच्छे से क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे जिससे हमारी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो सके। देखिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, देखिए जो ऐहोल प्रशस्ति थी, ठीक है, उसका जो रचयिता था ना, रचयिता उसकी रचना करने वाला कौन था? रवि कीर्ति। वो कौन से शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन देख लेते हैं, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था जो पुलकेशिन द्वितीय था उसके दरबार में रवि कीर्ति रहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये सुमेलित करना है, राज्य है और उसकी राजधानी है। देखिए राज्य देखते हैं, चालुक्य की मूल शाखा थी, उसकी राजधानी देखिए हमने पढ़ा था कि मूल शाखा की राजधानी थी वातापी या बादामी। ठीक है, तो इसका एक ठीक हो जाएगा। पूर्वी या वेंगी की चालुक्य, तो इसकी राजधानी थी वेंगी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। और इसी प्रकार से पश्चिमी या कल्याणी की चालुक्य की राजधानी थी कल्याणी। ठीक है, तो इनका ऑप्शन ठीक हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य और उसका संस्थापक से हमको मतलब सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए वातापी के चालुक्य, ठीक है, वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? ये हमको इसमें से देख के बताना है। देखिए वातापी के चालुक्य की स्थापना की थी पुलकेशिन प्रथम ने, हमने पढ़ा था। ऑप्शन इसका ए का 1 नंबर ठीक हो जाएगा। वेंगी के चालुक्य, देखिए पुलकेशिन जो द्वितीय था उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया था राज्य जीत के पल्लवों से। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य के संस्थापक था विष्णुवर्धन। ठीक है, कल्याणी के चालुक्यों का था तैलपदित्य, इसने राष्ट्रकूटों को हराया था। और इसी प्रकार जो कांची के पल्लव थे ना, ठीक है, उनका जो संस्थापक था सिंह विष्णु। ठीक है, ये हमको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ABCD 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ABCD इधर में है, ABCD के हिसाब से ये, तो ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? ठीक है, देखिए बादामी को राजधानी बनाया था पुलकेशिन प्रथम ने। ठीक है, तो इसका संस्थापक था, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस चालुक्य शासक ने थानेसर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और दक्षिण में बढ़ने से रोका था? तो हमने पढ़ा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है, नर्मदा नदी के तट के ऊपर, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच चलने वाले लंबे संघर्ष का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो किस चालुक्य शासक ने किया था इस लंबे संघर्ष का प्रारंभ? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। ठीक है दोस्तों, देखिए कई जगह पे आपको ये महेंद्र वर्मन प्रथम भी इसका सही आंसर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। या तो आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि चालुक्य और पल्लवों के बीच चलने वाले लंबे संघर्ष का प्रारंभ किस पल्लव शासक ने किया, तो पल्लव शासक था वो महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, या फिर अगर खाली मतलब शासक की बात की जाए तो आपको ये पुलकेशिन द्वितीय ही सही करना है। ठीक है, क्योंकि इसी ने जाके आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी और वातापी के ऊपर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंड की उपाधि ग्रहण की थी? तो हमने पढ़ा था कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था और वातापी को किसने कब्जा कर लिया था वातापी के ऊपर? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया था जिसके कारण उसे तीनों समुद्रों
मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया है। तो तीनों समुद्रों का स्वामी किस शासक को कहा गया है? तो ये कहा गया है विक्रमादित्य प्रथम को। ठीक है, याद रखना हमको, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ठीक है, तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? देखिए राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ के फेंका था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही हो जाएगा तैलप द्वितीय। देखिए तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था। ठीक है, और इसने फिर अपने वंश की, जो चालुक्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जो कल्याणी के चालुक्य वंश था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चालुक्य विक्रम संवत, चालुक्य विक्रम संवत किसने चलाया था? ठीक है, तो चालुक्य विक्रम संवत चलाया था विक्रमादित्य षष्ठ ने। ठीक है, जब ये गद्दी के ऊपर बैठा था तब। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल चालुक्य की शाखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए मूल चालुक्य की शाखा का हमने पढ़ा था कि जो मूल चालुक्य है ना, मूल चालुक्य, उसका अन्य नाम क्या क्या है? एक तो बादामी और एक वातापी। ठीक है, बादामी, वातापी या मूल चालुक्य, ये एक ही नाम है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा वातापी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां पे बादामी होता तो वो भी ठीक होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चालुक्य की जो मूल शाखा थी ना वातापी, उसका संस्थापक कौन था? तो वो था पुलकेशिन प्रथम। ये हमने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि किसने ग्रहण की है? क्वेश्चन नंबर 15 है, कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण करके उससे गोवा द्वीप छीन लिया था। तो किसने छीन लिया था गोवा द्वीप? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो मंगलेश था, ठीक है, मंगलेश ने, जो चालुक्य शासक मंगलेश था, उसने गोवा द्वीप छीन लिया था कलचुरी शासक बुद्धराज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज और परमेश्वर की उपाधियां किस शासक ने ग्रहण की थी? ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ा था, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज और पुलकेशिन द्वितीय की उपाधियां पुलकेशिन द्वितीय ने ग्रहण की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पल्लवों के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करके उसे अपने क्षेत्र भाई को दे दिया था। देखिए पल्लवों का जो शासक था ना, महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया और उस क्षेत्र को अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। तो वो ये ऐसा कार्य किस शासक ने किया था? किस शासक ने किया था ऐसा कार्य? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पल्लव शासक ने वातापी के ऊपर 642 ईस्वी में आक्रमण किया? ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय जैसे शक्तिशाली राजा को हरा दिया और वातापी कोंड की उपाधि ग्रहण की? ठीक है, तो किसने किया था ये सारा काम? तो ये सब किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एहोल अभिलेख का संकलन किस कवि के द्वारा किया गया? तो किस कवि ने किया था? रवि कीर्ति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के अलावा किस अन्य शासक की राज्यसभा में आया था? ठीक है, तो ये किस अन्य शासक की राज्यसभा में आया था? पुलकेशिन द्वितीय की राज्यसभा में भी आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पल्लवों के कब्जे से अपनी राजधानी वातापी को मुक्त कराया था? ठीक है, तो किस शासक ने अपनी राजधानी वातापी को मुक्त कराया था? विक्रमादित्य प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, समस्त भुवनाश्रय की उपाधि किस चालुक्य शासक ने ग्रहण की थी? समस्त भुवनाश्रय, तो ये किसने की थी? विजयादित्य ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित करके कांची कोंड की उपाधि, ठीक है, कांची कोंड की उपाधि ग्रहण करने वाला चालुक्य शासक कौन था? तो था विक्रमादित्य सेकंड। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय, इसने कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जो वातापी या जो मूल चालुक्य थे, ठीक है, जिसको बादामी चालुक्य भी कहा जाता है, तो उनका अंतिम
शासक किसे माना गया है? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय को माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द्रविड़ शैली में बने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो ये चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चालुक्य वंश के शासक किस धर्म को मानने वाले थे? तो वो किस धर्म को माने थे? वैदिक या ब्राह्मण धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आबू के निकट 1178 ईस्वी में आबू या अनहिलवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी को किस शासक ने हराया था? भीम सैकिड ने हराया था, हमने पढ़ा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिकांश जैन मंदिरों को तुड़वाने के कारण किस चालुक्य शासक को जैन संत्रासक की उपाधि दी गई? ठीक है, तो किसको जैन संत्रासक की उपाधि दी गई है? अजयपाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुमारपाल चरित की रचना करने वाला कवि कौन था? जय सिंह सूरी किस चालुक्य शासक के दरबार में रहता था? ठीक है, तो कौन से चालुक्य शासक के दरबार में रहता था? कुमारपाल के दरबार में रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस चालुक्य शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे? ठीक है, तो हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1113 या फिर 1114 ईस्वी में सिंह संवत चलाया था। क्या कौन सा संवत चलाया था? सिंह संवत। तो इस सिंह संवत किसने चलाया था? तो ये चलाया था जयसिंह सिद्धराज ने। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस चालुक्य शासक के समय में सोमनाथ मंदिर जो कि पत्तन जिले में था, इसके ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और उसको लूट के ले गया था? ठीक है, तो जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय में शासक कौन था? तो उस समय में शासक था भीम प्रथम। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुजरात या अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, देखिए जो गुजरात या अनिलवाड़ा का जो चालुक्य वंश था उसका संस्थापक था मूलराज प्रथम। ठीक है, जो प्रतिहारों का सामंत था, जो गुर्जर प्रतिहार थे उनका सामंत था ये पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम को किस चौहान शासक ने हराया था? ठीक है, तो कौन से चौहान शासक ने मूलराज प्रथम को हराया था? तो वो था विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस चालुक्य शासक ने अपने राज्यारोहण पर चालुक्य विक्रम संवत चलाया? चालुक्य विक्रम संवत किसने चलाया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विक्रमादित्य षष्ठ। सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठ। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस चालुक्य शासक की सभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हण व मीताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे? तो कौन से शासक के दरबारी मतलब विद्वान थे विज्ञानेश्वर और विल्हण? ठीक है, तो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी थे ये। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण करने वाला चालुक्य शासक कौन था? तो सोमेश्वर थर्ड था। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कल्याणी या पश्चिमी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? देखिए कल्याणी या पश्चिमी के चालुक्य का संस्थापक तैलप द्वितीय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसने जो राष्ट्रकूट वंश था उसको उखाड़ के फेंका था और फिर अपना कल्याणी या पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंक कर चालुक्य वंश की नई शाखा पश्चिमी चालुक्य स्थापित किया था। किसने किया था? तैलप द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा क्वेश्चन 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, अहवामल व अलंकचरित की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो कौन था? सत्याश्रय। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की थी, तो कौन से शासक ने ऐसा किया था?
तो ये किया था सोमेश्वर प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, परमारों की राजधानी धारा के ऊपर आक्रमण करके वहां के शासक भोज को हरा दिया था, तो ऐसा किस शासक ने किया था? तो ऐसा किया था सोमेश्वर प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोप्पम का युद्ध 1052 और कुड़ल संगमम का युद्ध 1062 ईस्वी में चोलों से बुरी तरह हार गया था और इतना पराजय से दुखी हो गया कि तुंगभद्रा नदी में डूब के आत्महत्या कर ली। ऐसा करने वाला शासक कौन था? ये था सोमेश्वर प्रथम। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वेंगी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था अंतिम शासक विजयादित्य चतुर्थ। ठीक है, वेंगी के चालुक्यों का अंतिम शासक विजयादित्य चतुर्थ था। और हमने पढ़ा था कि जो वेंगी के चालुक्य थे वो चोल साम्राज्य में समाहित हो गए थे। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 45 है, वातापी के चालुक्यों का अंतिम शासक कौन था? तो ये था कीर्तिवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहां पे हमने अच्छे से हमारे जो नोट्स थे, ठीक है, प्लस में जितने भी हमारे क्वेश्चन एंड आंसर थे वो सब अच्छे से किए हैं। इससे हमारी तैयारी बिल्कुल A1 लेवल की हो चुकी है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कन्नौज के ऊपर। ठीक है, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो खाली आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी सजेशन देना है ना, प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपको आपके लिए कैसा कर रहे हैं, आपको अगर इसमें थोड़ी बहुत भी कुछ भी कमी अगर दिखाई दे रही है तो प्लीज़ अपना जो सुझाव है ना, ठीक है, प्लीज़ आज आपसे रिक्वेस्ट है अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर थोड़ा भी लगता है कि हमने आपके लिए थोड़ा मेहनत करके इतना कंटेंट अच्छे से तैयार किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को उतना शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि यहाँ तक ये आज हमारी यहाँ तक भी क्लास हुई है, ठीक है, चालुक्य वंश के ऊपर, यहाँ तक हमने जितने भी टॉपिक कराए हैं सारे कंटिन्यूसली कराए हैं। ठीक है, और बीच में जितने भी आपको कोई भी वंश पढ़ना हो, कोई भी इससे पहले का जो भी है वो हमने सारी क्लासें हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बारी बारी से एक एक करके सारे टॉपिक को हमने अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और इसके बाद में हम कंटिन्यूस इसी प्रकार से आगे पढ़ाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हिस्ट्री की जो भी टॉपिक देखना हो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले